Hello everyone, welcome to Core Academy. Bio macromolecules NCERT for NEET explanation चल रहा है. आपके quick revision के लिए ये series है. There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool, right? मैंने ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया है इस चीज को पूरे तरीके से. Acid soluble pool में जो चीजें मिलती हैं, उनका molecular weight क्या है? 18 to 800 डाल्टन है. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में चार प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड. ये क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड दे हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव. इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और जो मॉलिक्यूलर वेट कम है. जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लेस देन 1000 डाल्टन है, उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स या केवल बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हो आप. मतलब इस चैप्टर में हम किसको पढ़ रहे हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है. मेन पर्पस वही है. फिर उनके बने हुए पॉलीमर भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे हम. और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन लिपिड के अलावा सारे पॉलीमर है, लेकिन लिपिड पॉलीमर नहीं है. इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ऊपर नहीं है. तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आता है? क्योंकि लिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, हम सेल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे होते हैं एक्चुअल में. ठीक है, किसको तोड़ रहे होते हैं? सेल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे होते हैं. सेल मेम्ब्रेन पीसेस में टूट जाता है, वेसिकल बनाता है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है. इसीलिए ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट वेसिकल के तौर पे ऊपर एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल जाते हैं, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में मिल जाते हैं. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये आपका स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में. The acid soluble pool represents the cytoplasmic composition. जब आप acid insoluble pool में membrane मिला, मतलब नीचे क्या मिल रहा होगा? तो आपने जो भी ड्रॉ बनाया था है ना, उसमें आप यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दो. ये साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन बताने वाला हिस्सा है. क्योंकि जो साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल्स हैं या जो ऑर्गेनेल की मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे तो इधर चले गए. सॉरी, सेल मेम्ब्रेन वाले है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स इधर चले गए. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द लिविंग कॉम्पोजिशन. तो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन ये है. वाटर है, 90% तक वाटर है. प्रोटीन होगा सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लिक एसिड है. 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड है, 3% कार्बोहाइड्रेट, 2% लिपिड एंड 1% आयंस आर देयर. So in summary, if we represent the chemical composition from abundance point of view, हमें इस तरीके का कोई टेबल मिलेगा जिसमें हमें मालूम चलेगा कि वाटर सबसे ज्यादा है, then protein, then nucleic acid. तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड है. क्या है पॉलीपेप्टाइड? मतलब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं. बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. हर प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है. कितने प्रकार के अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं, वो वाले पूछ रहे हो. कितने हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर. एग्जांपल: एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा. डिटेल जो है वो हमने प्रोटीन वाले वीडियो में डिस्कस किया. अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर. क्यों? क्योंकि एक जो प्रोटीन बनता है उसमें एक ही प्रकार के अमीनो एसिड नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं. होमोपॉलीमर का मतलब एक ही प्रकार का मोनोमर आएगा, लेकिन प्रोटीन में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है. ठीक है. आप ये भी जानिए कि कुछ अमीनो एसिड जो है वो हमारे हेल्थ के लिए डाइट में लेना हमें जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं करती है. उन्हें क्या कहते हैं? डायटरी प्रोटीन. डायटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड. वो प्रोटीन है डायटरी प्रोटीन, वो अमीनो एसिड है डायटरी अमीनो एसिड, और क्योंकि वो आपकी बॉडी में नहीं बन रहा था, आपको खाने में लेना पड़ा, इसलिए एसेंशियल. ओके, तो नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में बन रहा है. तो अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल और एसेंशियल हो सकते हैं. नॉन एसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी बना सकती है, और एसेंशियल मतलब हमें खाना पड़ेगा. प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन. कुछ एग्जांपल देखिए. कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ग्राउंड सब्सटेंस से कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है. ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो एंजाइम बनाता है. इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो एक्चुअल में बाय नेचर हार्मोन की तरह काम करता है. एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स. रिसेप्टर आर देयर. रिसेप्टर मतलब सेंसरी रिसीव करने वाले प्रोटीन भी होते हैं. GLUT4, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको. ये क्या काम करता है? सेल में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज है,
ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज को हटा के सेल में भेजना है कि आप ले लो ग्लूकोज, एनर्जी बना लो, इससे रेस्पिरेशन कर लो। तो कौन सा प्रोटीन है जो ये काम करवाता है? क्लच4 ये काम करवाता है। ओके, समझ गए? Collagen is the most abundant protein in the animal world, and Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. These are very two important proteins. Polysaccharides डिस्कस करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, कहाँ मिलते हैं? पहले तो ये बता दो मुझे, एसिड सॉल्युबल में है कि एसिड इनसॉल्युबल में है? ये मिलेगा आपको एसिड इनसॉल्युबल में, क्योंकि पॉलीमर की बात कर रहे हैं। प्रोटीन भी एसिड इनसॉल्युबल में। The acid insoluble pale also has polysaccharides or carbohydrates as another class of macromolecules. जो acid insoluble में है उन्हें macromolecules क्यों बोलते हैं? क्योंकि molecular weight ज्यादा है। कितना ज्यादा है? More than 10,000 Daltons or above. Polysaccharides होते हैं long chain of sugar. They are long chain of sugar. They are threads. Literally a cotton thread. क्यों बोला है? क्योंकि cotton जो है वो polysaccharide मतलब इसी का बना होता है ना, polysaccharide का बना होता है। Containing different monosaccharides as building blocks. For example, cellulose क्या है? एक polymeric polysaccharide है। क्या है? Polymer है, polysaccharide है, consisting of only one type of monosaccharide. किसका बना होता है? Cellulose ग्लूकोज का बना होता है, बीटा ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज 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 के यूनिट है। नेक्स्ट जो है स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक वेरिएंट है इसका, जो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। प्लांट में एक्सेस ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल्स में एक अलग वेरिएंट मिलता है आपको, ग्लाइकोजन। मतलब ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज तीनों ग्लूकोज के पॉलीमर है। डिफरेंस ये है कि सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज है, एक मिनट, बीटा ग्लूकोज है, और बाकी दोनों में यानी स्टार्च में और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज है। बाकी ये तीनों ही होमोपॉलीमर है, बस अलग अलग जगह मिलते हैं। सेल्यूलोज सेल वॉल बनाता है, स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है जैसे पोटैटो में है, और ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है हमारे में, लिवर में जाके स्टोर होता है। इन्यूलिन एक पॉलीमर है जो फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। एक पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, जैसे कि मान लो ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं। तो राइट एंड जो होता है उसका, ठीक है, राइट एंड, ये मान लो ये रही चीज, तो राइट एंड जो होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसमें ब्रांचेस होती है जैसे यहाँ फोटो में हमें दिखाई दे रही है। ओके, कैसी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं? आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। दिस इज द डायग्रामेटिक पोर्शन ऑफ अ ग्लाइकोजन। ये स्ट्रेट चेन है। इस स्ट्रेट चेन में अगर हम देखें तो दिस इज दी 6th कार्बन, और ये 6th कार्बन अगले वाले की 1st कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो अल्फा 1,6 लिंकेज मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखो तो अल्फा 1,4 लिंकेज मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखो ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, ऐसी बहुत सारी जगह पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। और ये हम जूम व्यू इस पोर्शन का दिखा रहे हैं, राइट? इस पोर्शन का दिखा रहे हैं। आप इस हिस्से का देखोगे तो आपको स्ट्रेट चेन देखने को मिलेगी। तो ये ग्लाइकोजन है, मतलब जहां पर भी ब्रांचिंग है, ओके, 1 2 3, ये जो भी ब्रांचिंग है यहाँ पर 1 2 3 ब्रांचिंग पे आपको अल्फा 1,6 वाला बॉन्ड मिलता है, और बाकी स्ट्रेट चेन में पूरे क्या मिलेंगे? अल्फा 1,4 वाले लिंकेज मिलेंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। वहीं हम लोग स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है, और ये हेलिक्स की वजह से इट कैन होल्ड आयोडीन। ये क्या करता है? आयोडीन होल्ड कर सकता है उस हेलिक्स वाले पोर्शन में। इसीलिए स्टार्च और आयोडीन जब मिल जाए तो वो क्या देते हैं? ब्लू कलर देते हैं, ब्लू ब्लैक कलर देते हैं। सेल्यूलोज में ऐसे कोई हेलिक्स नहीं होता है, इसलिए ग्लाइकोजन या सेल्यूलोज ये लोग आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं देते हैं। स्टार्च के बारे में आपको मालूम है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। प्लांट सेल वॉल किसके बने हैं? सेल्यूलोज के बने हैं। तो पेपर जो है वो प्लांट पल्प से बनता है, कॉटन फाइबर प्लांट पल्प से बनता है, दोनों ही सेल्यूलोज है। मतलब कागज और कपड़ा दोनों सेम है। कैसे सेम हुए? कपड़ा एज इन कॉटन की बात कर रही हूँ मैं। दोनों सेम कैसे हुए? क्योंकि दोनों ही किससे बने हुए हैं? सेल्यूलोज से बने हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं नेचर में, जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में अमीनो शुगर्स होती हैं, जिसे डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती हैं, ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन,
फॉर एग्जाम्पल, अभी इससे भी सवाल आया ना प्रीवियस ईयर में, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन, ठीक है, काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। मोस्टली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अलावा आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए पॉलीसेकेराइड्स का थर्ड वीडियो देख लो, उसमें हमने समझाया हुआ है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का थर्ड वीडियो देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं डीएनए एंड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction, very good, न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है तो हमें ये तो मालूम है ये पॉलीमर होगा, 10,000 डाल्टन से ऊपर का इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना। These are polynucleotides. Polymer of nucleotides, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, polynucleotide. Together with polysaccharides and polypeptides, they comprise the true macromolecular fraction. कोई कितना भी लिपिड को डाल ले, लेकिन असली में मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन यही तीनों बनाते हैं। कौन कौन है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। A nucleotide has three chemically distinct components. इसमें तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। सेकेंड होता है मोनोसैकेराइड जो या तो राइबोस हो सकती है अगर आरएनए है, या डीऑक्सीराइबोस हो सकती है अगर डीएनए है। और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट वाला हिस्सा। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जब आप नोटिस करोगे न्यूक्लिक एसिड में, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन एंड ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन होते हैं और बाकी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन होते हैं। ये दोनों प्यूरिन है और बाकी तीनों पिरिमिडीन है। स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो होती है उनकी उसे प्यूरिन या पिरिमिडीन कहा जाता है। शुगर जो मिलती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में वो या तो राइबोस शुगर है, मोनोसैकेराइड पेंटोज क्योंकि 5 कार्बन इसलिए पेंटोज, या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर है। 2' डीऑक्सीराइबोस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2' पोजीशन पर OH नहीं मिलता है, ये अंतर है। 2', अच्छा नाम कैसे पढ़ा है वो भी देख लो ना, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। डीऑक्सीराइबोस, राइबोस था, उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो, कहां पर, सेकंड पोजीशन पे, कौन क्या हटाया, ऑक्सीजन हटाया, तो वो हो गया डीऑक्सीराइबोस, ऐसे नाम पड़ा है। 2' डीऑक्सीराइबोस समझे, राइबोस में 2' पोजीशन पे O हट गया, O हट गया मतलब सिर्फ हाइड्रोजन बचता है। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid, और जिसमें राइबोस हो उसे कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए, है ना। तो असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि ट्रू है या फॉल्स है वाला जो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें ये रीजन है कि डीऑक्सीराइबोस को डीऑक्सीराइबोस क्यों कहते हैं, क्योंकि डीऑक्सी ऑक्सीजन गायब है, डी मतलब एब्सेंट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स जैसे हमने बात की हेटेरोपॉलीमर होते हैं जिसमें अमीनो एसिड की लड़ी होती है, स्ट्रिंग होती है। मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मतलब होता है उनका, अलग कॉन्टेक्स्ट। In inorganic chemistry, the structure refers to the molecular formula, जैसे NaCl, MgCl, etc. Organic chemistry में हमेशा केमिस्ट क्या करते हैं, 2-dimensional view of the molecule बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन, etc. फिजिसिस्ट 3-dimensional व्यू अगर देंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वो डिफरेंट होगा, लेकिन बायोलॉजिस्ट जब प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो 4 लेवल की बात करते हैं। अमीनो एसिड का सीक्वेंस बस बता रहे हो, अच्छा ये लगा ये लगा ये लगा उसके बाद ये लगा। पोजिशनल की इंफॉर्मेशन अगर हम दे रहे हैं एक प्रोटीन में कि पहला कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड कौन सा अमीनो एसिड है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन को पहले हम इमेजिन करते हैं एक लाइन के तौर पे, लेफ्ट वाला जो सिरा लेफ्ट एंड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, और राइट एंड जो है उसमें आता है लास्ट अमीनो एसिड। तो लेफ्ट में जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो होता है एन टर्मिनल अमीनो एसिड, एंड राइट पे जो लास्ट अमीनो एसिड होता है वो होता है सी टर्मिनल अमीनो एसिड, क्योंकि एन टर्मिनल वाले में फ्री अमीनो ग्रुप होगा इधर, और सी टर्मिनल वाले में फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। So last is C terminal amino acid and first is N terminal amino acid.
A protein thread does not exist throughout as in rod के तौर पे exist नहीं करता है. ये thread fold हो सकती है helix के तौर पे. Okay, so some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. In proteins सिर्फ right-handed helix मिलते हैं, मतलब वो किस दौर में घूम रहे होंगे, right form में. Something like this. Other regions are folded into other form of the secondary structure. ठीक है, कुछ अलग स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे हम कहते हैं ये बीटा प्लीटेड. तो कुछ हिस्सा अल्फा हेलिक्स में मिलता है प्रोटीन का, कुछ हिस्सा बीटा प्लीटेड शीट में मिलता है. ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं. लॉन्ग प्रोटीन चेन कई बार और फोल्ड हो जाती है और हॉलो वुलन बॉल बना लेती है जिसे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिससे हमें 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है प्रोटीन का. टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन. ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टर्शियरी स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन. अगर प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर में नहीं है तो उसकी बायोलॉजी मतलब कि अगर ये टर्शियरी में मिलता था और आपने डीनेचर कर दिया और टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो अब उसका फंक्शनैलिटी लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है. अब वो काम नहीं कर पाएगा जो काम वो पहले कर रहा था. वैसे मान लो एंजाइम की तरह काम कर रहा था, आपने डीनेचर कर दिया तो क्या वो एंजाइम की तरह काम करेगा? नहीं करेगा. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which these individual folded polypeptide are arranged with respect to each other. उसे arrangement के आधार पर बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. जैसे ये जो ड्रॉ दिया हुआ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, आप देखो एक से ज्यादा टर्शरी, ये 4 यहाँ पर टर्शरी चेन है. ओके, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. जैसे कि हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है, 2 होती हैं अल्फा प्रकार की, 2 होती हैं बीटा प्रकार की इन केस ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन. Now this is very important section 9.8. नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर. तो बॉन्ड का नेचर हम लोग बात करेंगे. जब मोनोमर जुड़ते हैं, पॉलीमर बनता है, तो कैसे वाले बॉन्ड होते हैं. सो इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. जो कैसे बनता है? एक अमीनो ग्रुप का कार्बोक्सिल ग्रुप है, जस्ट अ मिनट, और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 वाला हिस्सा है. ओके, सो C यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड बनेगा, which is formed when the carboxyl group of the one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water unit. इस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन या फिर पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन. In a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by a glycosidic bond. वही polysaccharide में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है. In case of polypeptide. वहीं अगर हम लोग polysaccharide की बात करें तो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. This bond is formed by dehydration and it is formed between 2 carbon atoms of the 2 adjacent monosaccharide. 2 adjacent यानी 2 बगल-बगल monosaccharides के बीच में बॉन्ड बनता है. एक न्यूक्लिक एसिड में कैसे बनता है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कैसा बॉन्ड है. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, 2 जगह पे बनेगा, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ और उसके बाद वो शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ, है ना. सो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट यूनिट 3' कार्बन से जुड़ती है ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5' कार्बन ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड. जैसे मैं डायग्राम में बताऊं, यहाँ पर ये 3rd कार्बन है एंड यहाँ पर 5th कार्बन है. ओके, 5th कार्बन फॉस्फेट से जाके जुड़ता है और ये वाला 3rd कार्बन भी फॉस्फेट से जाके जुड़ता है जो अगले वाले के 5th कार्बन पर है, कुछ इस तरीके से. The bond between the phosphate and the hydroxyl group of sugar is an ester bond. और क्योंकि यहाँ पर 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं इसीलिए इसे एक मिनट POC यहाँ पर ऐसे आएगा एंड PO and C, इसीलिए इसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं. फॉस्फोडाइस्टर अगर एक ही होता तो फॉस्फोईस्टर, जैसे यहाँ पर मान लो एक ही है तो फॉस्फोईस्टर. न्यूक्लिक एसिड में वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे कि वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज फेमस वाटसन क्रिक मॉडल. तो ये आपने नोट कर लिया, तो मैं वाटसन क्रिक मॉडल यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज द एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटसन क्रिक मॉडल. लुक समथिंग लाइक दिस, बट जब आप जूम व्यू में देखोगे तो आप पाओगे कि ये रहा शुगर,
और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस थाइमीन और एडेनिन है, ग्वानिन और साइटोसिन है। हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड होती है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ आएगा और दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ आएगा और दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है डबल और ट्रिपल वाले, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान रखो। हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हो किसे कहते हैं? नहीं मालूम है तो मैं बता दे रही हूँ। हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो। ओके, हाइड्रोजन इसके साथ, तीनों में से किसी के साथ भी होगा तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ मिल रहा होगा। ओके, अब देखिए वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का मॉडल समझाता है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स के तौर पे मिलता है, जैसे हमें फोटो में दिखाई दे रहा है, 2 हेलिक्स है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक अलग दिशा में जाता है और वो दिशा है 5' से 3', और दूसरा उसके उल्टा चलता है 5' से 3'। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी पैरेलल, रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। बैकबोन, ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है ना, ये डंडी क्या है? बैकबोन है, जो किसकी बनी होती है? शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और उसमें नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक दिस। Okay, so nitrogenous bases are projected more or less perpendicular to this backbone but facing towards inside. A and G हमेशा किसके साथ पेयर होता है? A हमेशा T के साथ, G हमेशा C के साथ। इस तरीके से पेयरिंग मिलती है आपको वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल में। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे A और T के बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे G और C के बीच में। हर स्ट्रैंड देखोगे तो हेलिकल स्टेयरकेस की तरह दिखाई देगा। जब आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि 2 बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2 बेसिस के बीच में होता है 3.4 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस। 3.4 एंगस्ट्रम, उसे कहते हैं राइज पर बेस पेयर। ओके, अब ये 3.4, ये यहाँ से लेकर, सॉरी डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बेसिस होंगे? बीच में 10 बेसिस आते हैं। तो 10 बेसिस होने की वजह से यहाँ पर 3.4 into 10 यानी कि 34 एंगस्ट्रम की पिच मिलती है। Okay, each step of ascent is represented by a pair of bases at each step, और हर स्टेप पर, मतलब यहाँ से यहाँ जैसे आप जाओगे तो हल्का सा टर्न होता है, ये टर्न होता है 36 डिग्रीज का। 1 full turn involve 10 steps, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो टर्न फिनिश होता है, ओके, थोड़ा 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 करके वो कितने होते हैं? 360 डिग्रीज टर्न हो जाएगा, समझ रहे हो? 36 36 36 करके 10 बार टर्न होगा तो 360 डिग्री टर्न हो गया। So 1 full turn will have 10 steps और 10 base pairs। एक लाइन ड्रॉ बनाओ तो पिच जो मिलेगा 34 एंगस्ट्रम का मिलेगा, और एक एक बेस पेयर के बीच में आपको 3.4 एंगस्ट्रम का डिफरेंस मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। इस डीएनए स्ट्रक्चर को बी डीएनए कहते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे और भी प्रकार के डीएनए के बारे में, यानी कि क्लास 12th में पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बैक्टीरियल सेल हो, प्रोटोजोअल सेल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इनमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट? These compounds or biomolecules are present in certain concentration, कुछ एक पर्टिकुलर concentration होता है, उसमें मिलता है। अब एक बात हम लोग बता दें, टर्नओवर क्या है? टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में बदल रहा है, ये चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है ना? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, सो वन मॉलिक्यूल इज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल। ये ब्रेकिंग और मेकिंग की प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं, बनना और टूटना। ओके, सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन constantly is taking place, and these chemical reactions in a living cell or in a cell is known as metabolism। हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है बायोमोलिक्यूल्स का। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो अमीनो एसिड से आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया तो अमीनो एसिड से अमीन बन गया। ओके, अमीनो ग्रुप आपने न्यूक्लियोटाइड बेस से हटा दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोलिसिस किया, जिससे आपने पॉलीमर टूट के मोनोमर बना लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं होते, अकेले नहीं होंगे, ये दूसरी रिएक्शन से लिंक है, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, काइंड ऑफ प्रोसेस है।
In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathways. Metabolites एक दूसरे में convert होते हैं by a series of linked reaction, उन्हें metabolic pathway कहा जाता है। ये बिल्कुल ट्रैफिक की तरह है शहर में, है ना, मतलब कि ट्रैफिक जंक्शन भी होंगे, बीच बीच में पाथवे लीनियर हो सकते हैं या सर्कुलर हो सकते हैं, हमेशा एक दूसरे को काट रहे होंगे। मेटाबोलाइट का जो फ्लो है, जो मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा होता है, उसकी एक डेफिनेट रेट होती है, अपनी स्पीड और डायरेक्शन से चलते हैं वो। इस मेटाबोलाइट फ्लो को डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायनामिक स्टेट क्या होता है बॉडी का? एक होता है स्टैटिक स्टेट और एक होता है डायनामिक स्टेट। तो स्टैटिक स्टेट क्या है पहले बताओ, डायनामिक स्टेट क्या है? जब मेटाबॉलिक फ्लो हो रहा है, मेटाबॉलिक फ्लो हो रहा है मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंटरलिंक मेटाबॉलिक ट्रैफिक है ये बहुत ही स्मूथ होता है। इसमें एक गलती हुई मतलब कि पूरा का पूरा सेल का सत्यानाश हो जाता है, राइट? अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज हर रिएक्शन कैटालाइज होता है। एवरी रिएक्शन इज कैटालाइज्ड, क्योंकि कैटालाइज्ड होगा तभी तो फास्ट होगा। ओके, एवरी रिएक्शन इज एक्यूरेट विदाउट एनी मिस्टेक। There is no uncatalyzed reaction. Even कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, उसका भी कैटालिसिस होता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, मतलब कि जल्दी कराएंगे उस प्रोसेस को, ठीक है? सो देयर इज नो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, इनका काम होता है रेट बढ़ाना। तो प्रोटीन जिनके पास कैटालिटिक पावर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। ओके, metabolic basis for living. Metabolic pathway can lead to a more complex structure from a simpler structure. Metabolic pathway में अब दोनों चीजें हो सकती हैं, complex होगा, उससे कुछ simpler बन रहा होगा, या कुछ simpler होगा, उससे कुछ complex बन रहा होगा। जैसे कि for example, complex से simple बनने की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल टूटता है और उससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है, right? Or it lead to a simpler structure. Sorry, just a minute. मैं इधर वाला चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। So it can lead to more complex structure, जैसे कि एसिटिक एसिड है, उससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल टूट के बाद में एसिटिक एसिड बनाएगा, राइट? वो वाला पार्ट में यहाँ पे नहीं। या फिर उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड बना रहा है। सो दिस इज वन एग्जांपल। जो जहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है, इन प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और जहां पर कुछ टूटता है उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मतलब बायोसिंथेटिक प्रोसेस, कुछ ना कुछ चीज का सिंथेसिस हो रहा होगा, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिग्रेडेशन यानी कि टूटना। एनाबॉलिक पाथवे कंज्यूम एनर्जी, इसमें आपको एनर्जी लगती है जब आपको कुछ बनाना पड़ता है, राइट? बट कैटाबॉलिक प्रोसेस दे रिलीज एनर्जी। जैसे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये मेटाबॉलिक पाथवे जब ग्लूकोज से लैक्टिक बनता है, इसमें एक्चुअल में पहले 10 स्टेप्स होते हैं पायरुविक एसिड बनाने वाले, जिन्हें ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, राइट? अब जो एनर्जी निकलती है ना लिविंग सेल में, उस एनर्जी को क्या करें? तुरंत खर्च कर दें? तुरंत तो नहीं खर्च करेंगे। तो जब भी कोई प्रोसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को ना कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में? बॉन्ड बना के, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो बॉन्ड एनर्जी केमिकल बॉन्ड एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी किस बॉन्ड में प्रेजेंट होती है? एक्चुअल में ये प्रेजेंट होती है एटीपी में मिलने वाले फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये बाद में आप इसको यूज कर लो, ताकि अभी सारी एनर्जी तो यूज नहीं करेंगे, एटीपी बना के रख लेते हैं, फिर उसके बाद जब एनर्जी चाहिए होगी एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे। So as and when needed, the bond energy is utilized for the biosynthetic, for the osmotic, and for the mechanical work that we perform. Most important energy currency is ATP, adenosine triphosphate. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं? कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो उन्होंने इवॉल्व की है? वो एनर्जी को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? कैसे वर्क करते हैं?
ये सब बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक में आता है, जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है लिविंग स्टेट के बारे में। क्या है लिविंग स्टेट, इसकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ एंजाइम्स पढ़ेंगे।